हेलो एवरीवन। कल मैंने जो जीके की क्लास ली थी उसमें मराठा साम्राज्य का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और जैसे कहा था मैंने कि अब अगली क्लास में कराएंगे मराठा साम्राज्य। तो आज मैंने मराठा साम्राज्य पर नोट्स बनाए हैं। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मराठा साम्राज्य में और एक मुग़ल साम्राज्य को देख लो, उसमें बहुत बहुत स्टोरीज़ हैं। बहुत लंबे टाइम तक रहा है मुग़ल साम्राज्य। तो उसमें भी कैसे एक राजा से दूसरे राजा तक सत्ता गई है, उसके पीछे काफ़ी स्टोरीज़ हैं। ठीक उसी तरह से मराठा साम्राज्य जो था, मेनली महाराष्ट्र में था ये, जो कि आज भी महाराष्ट्र के एरिया को मराठा बोला जाता है। तो ये साम्राज्य जो कि मेनली हिंदू हिंदू धर्म को मानने वाले थे ये लोग। तो इसकी नींव पड़ी उस समय जिस समय औरंगजेब थे। मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब का शासन था। तो उसी समय शिवाजी महाराज ने वहाँ पे अपने आप को अलग से, मुग़ल साम्राज्य से अलग, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। खुद उन्होंने एक एक दो दो किले जीतना शुरू किया और फिर अपने राज्य की नींव डाली। तो मराठा साम्राज्य की सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नींव डाली थी छत्रपति शिवाजी ने। फिर उनके बाद उनके पुत्र थोड़े दिन के लिए गद्दी बैठे, फिर उनके बाद उनके पोते। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था जबकि ये मराठा साम्राज्य पूरी तरह से शिवाजी के परिवार से हटके उनके मंत्री लोग जो होते थे, जिन्हें पेशवा कहते थे, उसमें शिफ्ट हो गया था कंप्लीटली। आप ये समझ लिए कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सेवा। पेशवा लोग जो थे बहुत अच्छे, बहुत ही योग्य सलाहकार थे मराठों के। तो इतने योग्य थे कि धीमे 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 सत्ता उनके ही हाथ में आ गई थी, और वो भी मराठा राजाओं की मर्जी से। तो ये पढ़ना मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे जब भी कभी एक वंश है, आपने पहले कल पढ़ा था हर्यक वंश, ऐसे सारे वंश में एक वंश की बाद जब दूसरे वंश की स्थापना हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पहले वाले राजा की हत्या करता है षड्यंत्र रच के, और फिर वो नए वंश की स्थापना करता है। ऐसे ही सारे वंशों की मगध साम्राज्य में स्थापना हुई है, और ऐसे मुग़ल साम्राज्य में भी। लेकिन मराठा साम्राज्य में आप ये देखें कि मराठा साम्राज्य चल रहा है एक परिवार के, शिवाजी के बेटे, फिर उनके बाद उनके पोते। जैसे शिवाजी के बेटे यहाँ पे संभाजी महाराज थे, फिर उनके राजा राम प्रथम थे बेटे। नहीं, संभाजी के बेटे थे छत्रपति शाहू। सॉरी, ये राजा राम नहीं थे, छत्रपति शाहू थे संभाजी के बेटे। तो बीच में ये दो आपको क्यों दिख रहे हैं? संभाजी के बाद राजा राम दिख रहे हैं, ताराबाई, इनकी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन छत्रपति शिवाजी के बेटे थे संभाजी, संभाजी के बेटे थे छत्रपति शाहू। तो छत्रपति शाहू थे शिवाजी के पोते। लेकिन उसी टाइम से धीमे धीमे जो सत्ता थी वो छत्रपति शाहू जी महाराज की सहमति के साथ, मर्जी के साथ धीमे धीमे पेशवा लोगों के हाथ में जाने लगी थी। ये जो पेशवाओं का शासनकाल है, आप यहाँ इसमें देखना, धीमे धीमे उनके मंत्रियों के हाथ में सत्ता चली गई। और जब गई सत्ता तो इस तरह से गई कि राजाओं से ज़्यादा उनके पेशवा शक्तिशाली हो गए, और बहुत भरोसा था राजाओं को अपने पेशवाओं पे। तो एक तरह से दो सेंटर थे शक्ति के, दो केंद्र थे शक्ति, दो जगह डिवाइड हो गई थी राजाओं की। तो ये हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि मराठा जो साम्राज्य किसने स्थापित किया था। ये बात तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं कि शिवाजी महाराज ने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और छत्रपति की उपाधि इनको 1674 में इन्होंने खुद ली थी उपाधि। शुरू में उनकी जो माँ थी जीजाबाई, शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, वो उनको बहुत ही बहादुरी की कहानियाँ सुनाती थी। उनको हमेशा हिम्मत बढ़ाने वाली कहानियाँ सुनाती थी। उनका जो पालन पोषण है, उनके गुरु भी थे कोणदेव, उन्होंने किया। और उनके एक और गुरु थे रामदास, उनका बहुत असर था शिवाजी पे। अच्छा, एक और बात बताते चलें कि शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर दुर्ग में।
शिवनेर दुर्ग में, ठीक है। और उनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोंसले था, और उनका पालन पोषण मेनली 3 लोगों ने मिलके किया था। जीजाबाई उनकी माँ, उनके गुरु कोणदेव और उनके गुरु रामदास। तो ये जो जीजाबाई थी हमेशा ही इनको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। और क्योंकि दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य था, तो जीजाबाई हमेशा से ही छोटे से शिवाजी के मन में ये बात डालती थी कि मुग़ल साम्राज्य हमारे धर्म के खिलाफ है, विदेशियों का साम्राज्य है, तो तुम एक आज़ाद मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो और एक आज़ाद राज्य बनाओ। तो ये चीज़ उनके दिमाग में शुरू से ही भर गई थी, शिवाजी महाराज के दिमाग में। तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा साम्राज्य, उसके खिलाफ कैसे खड़े हों। तो उन्होंने एक एक छोटी छोटी लोगों के गुट बनाए, सेना बनाई छोटी छोटी, और एक दो किले जीतना शुरू किया। फिर वो किले जीतते चले गए, क्योंकि ये साउथ में था, तो साउथ में ज़रा औरंगज़ेब का ध्यान कम जा पाता था। तो तब उधर इतनी पावर भी नहीं थी, मेनली पावर सेंट्रलाइज थी दिल्ली के आसपास। तो उस एरिया में थोड़ा सा थोड़ा सा आसान था। दिल्ली में रहते हुए आप सोचो कि मुग़ल साम्राज्य में किला जीत ले, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन दक्षिण में थोड़ी कम पावर थी मुग़लों की, तो वहाँ पे एक एक दो दो किले करके इन्होंने जीतना शुरू किया। और फिर उसके बाद इन्होंने खुद को 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया और खुद को छत्रपति की उपाधि दी। छत्रपति की उपाधि दी। तो कौन कौन से शिवाजी महाराज के बाद कौन कौन से हुए हैं मराठा साम्राज्य में। अच्छा, ये देख लीजिए आपकी इसकी शुरुआत हुई है 1674 में, जब छत्रपति शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति की उपाधि दी, अपना राज्याभिषेक कराया। और ख़त्म कब हुआ ये साम्राज्य? 1818 में। 1818 में ये साम्राज्य ख़त्म हुआ। तब कौन था राजा? तब राजा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए, ये बात मैं शुरू से कह रही हूँ, आ गया। ये पेशवा थे, छत्रपति शिवाजी का वंश अलग था, और ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, इनका वंश अलग था। ये वंश ही अलग था, लेकिन धीमे 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 इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो ये ख़त्म होता है मराठा साम्राज्य 1818 में। कब? पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ ही। तो इसमें एक ख़ास बात जो है कि मुग़ल साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती मराठों ने ही दी। सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया मराठों ने मुग़ल साम्राज्य को, सॉरी। और एक समय ऐसा आया था, जैसे मैंने कल बताया था, पेशवा बाजीराव प्रथम के समय, कि मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल कठपुतली बन गया था मराठों के। बहुत दमदार हो गए थे मराठा लोग। और कब दमदार हो गए थे? पेशवा लोगों के टाइम पे। किसके टाइम पे? पेशवा लोगों के टाइम पे। तो हम एक बार देख लेते हैं मराठा साम्राज्य के छत्रपति कौन थे। सबसे पहले तो यही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर उनके बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, और छत्रपति राजाराम प्रथम थोड़े समय के लिए हुए, और महारानी ताराबाई भी थोड़े दिनों के लिए उन्होंने सत्ता संभाली थी। उसके बाद छत्रपति शाहू जी थे, वो उनके पोते थे, शिवाजी के पोते थे छत्रपति शाहू जी महाराज। तो ये कैसे बीच में गैप हुआ, इसकी मैं कहानी बताती हूँ। ये कहानी अभी नीचे आएगी, फिलहाल आप ये लाइन से देख लो कब किसका समय रहा। छत्रपति रामराज, छत्रपति शाहू द्वितीय, छत्रपति प्रताप सिंह। जिस टाइम छत्रपति प्रताप सिंह महाराज थे, उस समय आप ये देखो कि 1818 तक थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय 1818 में हारा था। अब आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि छत्रपति थे प्रताप सिंह महाराज, लेकिन नाम किसका आ रहा है? पेशवा का, पेशवा बाजीराव द्वितीय का 1818 में। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि वो कितने स्ट्रांग हो चुके थे उस टाइम पे, पेशवा कितने स्ट्रांग हो चुके थे। तो इसलिए पेशवाओं का शासनकाल किस समय चालू हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। कि ये छत्रपति संभाजी महाराज, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात संभाजी महाराज उनके पुत्र गद्दी पे बैठे,
तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। ठीक है, औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया संभाजी को, और संभाजी को बंदी बना लिया तो उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। और उस बंदी जीवन के काल में ही उनके पुत्र हुए शाहू महाराज। ये शाहू महाराज हैं। तो ये उनकी कैद में ही थे, औरंगजेब की कैद में ही थे। बाद में संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने शाहू महाराज को आज़ाद कर दिया। ये छोटे थे, तो जब ये छोटे थे तो उस दौरान जो मराठा साम्राज्य था वो महारानी ताराबाई संभाल रही थी। तो जब छत्रपति वापस शाहू महाराज वापस आए तो ताराबाई के खिलाफ उनको संघर्ष करना पड़ा। तो उनके संघर्ष में उनके एक विद्वान ने बहुत हेल्प की थी। ध्यान से सुनना, एक विद्वान ने बहुत हेल्प की थी और उसकी हेल्प से ही छत्रपति शाहू महाराज, जो कि औरंगजेब की कैद से छूट के आए थे, वो राजा बन पाए। तो उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ पेशवा। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ पेशवा। इनकी मदद से ही, बालाजी विश्वनाथ पेशवा की मदद से ही छत्रपति शाहू गद्दी पे बैठ पाए। तो जब वो उनकी मदद से बैठे तो उन्होंने क्या किया, इनको पेशवा की उपाधि दी, बालाजी विश्वनाथ को। और पेशवा एक तरह के मंत्री होते थे। पेशवा छत्रपति मराठाओं के मंत्री होते थे। तो इनकी मदद से ये गद्दी पे बैठे थे छत्रपति शाहू। तो उसके बाद के राजा उतने उल्लेखनीय नहीं हैं। पेशवाओं में पहले जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ पेशवा, इनकी मदद से ही छत्रपति साहू जी गद्दी पर बैठे थे। तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, ये मंत्री थे, बहुत शक्तिशाली थे मराठा राज्य में। तो क्या हुआ कि इनके बाद जो अगले पेशवा बने, बालाजी विश्वनाथ पेशवा जो थे बहुत योग्य थे, इनका भी बहुत नाम है। पर सारे पेशवाओं में, आप ध्यान से देखो, सारे पेशवाओं में देखो इतने पेशवा हैं, ठीक है। सारे पेशवाओं में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सफल और प्रतापी पेशवा थे, आप ये ध्यान रखना, पेशवा मंत्री होते थे लेकिन उनका कद राजाओं के बराबर हो गया था, छत्रपति के बराबर हो गया था मराठा साम्राज्य में। तो जो सबसे, इन सारे पेशवाओं में जो सबसे ज़्यादा सफल शक्तिशाली पेशवा थे वो कौन थे? ध्यान से सुनो। वो थे प्रथम बाजीराव पेशवा। प्रथम, ये ध्यान रखना, प्रथम बाजीराव पेशवा। तो प्रथम बाजीराव नाम आप याद कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजीराव पेशवा, वो भी प्रथम। ये जो थे, इन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोई युद्ध हारा ही नहीं था और इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो ये पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ पेशवा के। अब मैं बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आगे एक और कहानी है जो ज़रूरी है भारत के इतिहास में। वो ये है कि बालाजी विश्वनाथ के पोते, यानी कि प्रथम बाजीराव पेशवा के बेटे, समझ रहे हो? उनका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव पेशवा। जो तीसरे पेशवा थे, उन्होंने, उनका नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उनने पहले अपने दादाजी का थोड़ा सा नाम लिया बालाजी, फिर अपने पिताजी का थोड़ा सा नाम लिया बाजीराव, और वो पेशवा तो उनकी उपाधि थी। तो उनका नाम बन गया बालाजी बाजीराव पेशवा। और ये जो बालाजी बाजीराव पेशवा थे, इनको बचपन में नाना साहब कहते थे। ठीक है, आपने एक और नाना साहब सुने होंगे 1857 की क्रांति में, पर वो बहुत बाद में आए। उससे पहले एक और नाना साहब उसी वंश में थे, लगभग 115 साल पहले उसी वंश में एक और नाना साहब थे, जो कि आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें ये सब दिखाया गया है। तो जो तीसरे पेशवा थे, उन्होंने बालाजी, अपने दादाजी से थोड़ा नाम लिया, थोड़ा अपने पिताजी से नाम लिया। तो इनके बारे में मैं बताना क्यों चाहती हूँ कि जब ये पेशवा बने तीसरे वाले, बालाजी बाजीराव पेशवा,
जब ये तीसरे पेशवा बने तो इन्हीं के टाइम पे हुई थी उसकी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई मैं बता चुकी हूँ, बाबर ने लड़ी, दूसरी अकबर ने लड़ी, तीसरी लड़ाई वो हुई थी बालाजी बाजीराव पेशवा के टाइम पे। वो हार गए थे और हारने के बाद इतने दुखी हो गए कि इनकी मृत्यु हो गई। अब उसे हुआ क्या, मैं क्यों बता रही हूँ आपको। उनकी मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ, परिवार में कलेश हुआ। कैसे? इनकी मृत्यु के पश्चात इनके बेटे बैठे गद्दी पे। इन ऑब्वियस सी बात है, बेटा बैठेगा, जैसे वहाँ चल रहा था पिता के बाद पुत्र गद्दी पे। लेकिन परिवार में विघटन कैसे हुआ कि गद्दी पे बैठा बालाजी बाजीराव का बेटा माधवराव, लेकिन बालाजी बाजीराव का जो भाई था छोटा, उसको जलन थी कि नहीं मैं पेशवा बनूंगा। और वो जलन इस लेवल पे पहुंच गई थी, इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई थी कि वो अपने मराठा भाइयों से विद्रोह करके अंग्रेज़ों से जा मिला था। और अंग्रेज़ों से उसने संधि कर ली कि आप हमें ऐसा करो, ये एरिया दे दो और थोड़ी सेना दे दो, हम आपको ये वाला एरिया दे देंगे, इतना एरिया आपको संधि में दे देंगे। तो हुआ क्या कि ऐसी सिचुएशन बन गई, घर का बेदी लंका ढाए, कि उसकी वजह से कौन था इनका छोटा भाई बालाजी बाजीराव का, रघुनाथ राव था, जो कि बालाजी बाजीराव के बेटे माधवराव को पेशवा बनाने पे गुस्सा था। तो वो अंग्रेज़ों से जा मिला, रघुनाथ, हाँ रघुनाथ ही था, देखते हैं रघुनाथ, हाँ रघुनाथ राव। तो ये अंग्रेज़ों से जा मिला तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि बाद में मराठा साम्राज्य और अंग्रेज़ों के बीच 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3, जो इतिहास के बहुत फेमस युद्ध हैं। उनको आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। तो इसलिए मैंने इन तीनों नामों पे थोड़ी देर रोक रखा आपको। क्यों रोक रखा कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा अपनी योग्यता के दम पे छत्रपति साहू जी को, जो कि औरंगजेब की कैद से छूट के आए थे, औरंगजेब यानी मुगल शासक, उसकी कैद से छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू महाराज जब छूट के आए तो उनको गद्दी अकेले गद्दी नहीं ले पा रहे थे ताराबाई से। तो उनको ताराबाई से गद्दी दिलाने में उनके एक मित्र ने बहुत सहायता की थी, बालाजी विश्वनाथ। तो उस सहायता की वजह से साहू जी गद्दी पे बैठे मराठों की। तो साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना मंत्री बना दिया, पेशवा बना दिया। उन पेशवा के बाद एक जो उनका बेटा था प्रथम बाजीराव पेशवा, उसने तो मराठों में सबसे बड़ा नाम उसी का है, सबसे बड़ा नाम उसी का है। तो इसलिए उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। और जो तीसरे नंबर पे थे उनको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद हुआ आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेज़ों और मराठों के बीच युद्ध हुआ। और उस युद्ध, आखिरी युद्ध के बाद तो ख़त्म हो गए थे मराठा, अस्तित्व नहीं बचा था। तो ये आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि मराठों की शुरुआत हुई छत्रपति शिवाजी महाराज के समय। उस समय मुगल साम्राज्य दमदार था। तो यानी इनके जो पहले शुरुआती युद्ध थी, इनकी जो शुरुआती लड़ाई थी वो मुगलों से थी। और पेशवा के आते आते, प्रथम बाजीराव पेशवा के टाइम के आते आते उस लड़ाई में मराठों की दमदारी, मराठा विजयी हुए और मुगल साम्राज्य वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो मुगल साम्राज्य से शुरू में लड़ाई थी और बाद में धीमे धीमे सिचुएशन ऐसे बदली कि इनकी लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ हो गई। क्योंकि तब तक क्या हुआ था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, तो हम इसी, इन कई सारी ऐसी स्पेशलिटी हैं जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य अपने आप में खास है, इसलिए मैंने डिटेल में लिखा है। तो पेशवा बता दिए मैंने, छत्रपति बता दिए। अब नीचे आते हैं। ये थोड़ा ब्रीफ में मैंने लिख रखा है कि मराठों का उदय, छत्रपति शिवाजी भोंसले, पूरा नाम छत्रपति शिवाजी भोंसले था, उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। तो शिवाजी का पूरा नाम छत्रपति शिवाजी भोंसले। 1627 में इनका जन्म हुआ था। अब इसमें जो मैं आपको, हाँ, मराठा जो लोग थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो किसान वर्ग से थे। ठीक है, वो किसान वर्ग से थे, किसान। उनका जन्म पुणे में हुआ था। मैंने आप कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, उनको ध्यान से देख लो।
और 1674 में खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया, तो उन्होंने अपने आप को छत्रपति की उपाधि दी थी। और कौन कौन से किलों पे इन्होंने कब्जा किया था? पुरंदर, राजगढ़ और तोरड़। और इसमें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक बार 1666 में, ध्यान से सुनना, ये बहुत इतिहास की वैसी घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैदी बना लिया था। औरंगजेब जो कि मुग़ल शासक था, उसने कैदी बना लिया था, लेकिन बड़ा ही स्मार्टली शिवाजी महाराज निकल गए थे उनकी कैद से, राजा शासक की कैद से निकल गए थे। और निकलने के बाद फिर उन्होंने दोबारा संघर्ष किया और फिर उसके बाद अपने आप को खुद खुद को राजा घोषित किया। मतलब एक बार वो मृत्यु के मुंह में जाके फिर कैसे भी छूट के आए, उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी, उन्होंने अपने आप को फिर से हिम्मत दी और अपना कई किले जीत के खुद को राजा घोषित किया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आप ध्यान रखना, रायगढ़ राजधानी थी, पुणे में जन्म हुआ था और ये 3 किले जीते थे। और छत्रपति को उपाधि कब दी थी ये देख लेना। अब छत्रपति शिवाजी के बाद उनके बेटे थे संभाजी, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको। 1680 में मृत्यु हो गई थी। केवल 6-7 साल ये छत्रपति राजा बन के रह पाए थे, उससे पहले का पूरा जीवन इनका युद्ध में ही गया था। तो छत्रपति शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी गद्दी पर बैठे। संभाजी जब गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब तो पहले से ही खिसियाया हुआ था कि छत्रपति शिवाजी कैसे उसकी कैद से भाग गए। तो जब संभाजी गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब ने बंदी बना लिया। जब औरंगजेब ने बंदी बना लिया संभाजी को, तो क्या हुआ कि शिवाजी के एक और पुत्र थे राजा राम। राजा राम वो सत्ता पे गद्दी पे बैठ के, मराठा लोगों की गद्दी पे। तो राजा राम की जब मृत्यु हो गई 1700 में, तो क्या हुआ, राजा राम की मृत्यु के बाद उनके एक छोटे से बेटे थे 10 साल के, उनको बिठा दिया गद्दी पे। किसने बिठा दिया? ताराबाई ने, उनकी पत्नी ने, राजा राम की पत्नी ने। अब आप ये देखो कि संभाजी को गद्दी पे बिठाया था शिवाजी ने, संभाजी को मार दिया औरंगजेब ने। ठीक है, तो तब तक गद्दी पे कौन बिठाया था? ताराबाई ने। एक शिवाजी द्वितीय थे, मेनली ताराबाई ही कहा था कि ताराबाई शासन संभाल रही थी तब तक, जब तक कि संभाजी इनकी कैद में थे, औरंगजेब की कैद में थे। कौन थे संभाजी? शिवाजी के बेटे थे। और वो किसकी कैद में थे? औरंगजेब की कैद में थे। तो जब उनको कैद कर लिया तो दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि तो फिर मराठों की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मराठों की गद्दी पे ताराबाई एक छोटे से पुत्र को बिठा रखी थी। कौन थी ताराबाई? शिवाजी के दूसरे बेटे की बहू थी, दूसरे बेटे की पत्नी थी, शिवाजी की छोटी बहू मान लो आप, वो थी। तो एक्चुअली अधिकार तो संभाजी का था या संभाजी के बेटों का था। तो आगे ऐसा हुआ भी कि जब संभाजी की मृत्यु हो गई औरंगजेब के कैद में, तो औरंगजेब ने संभाजी के बेटे थे एक छोटे शाहू महाराज, उनको छोड़ दिया। जब उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया, तो वो उन्होंने जाके वहाँ देखा तो यहाँ तो ताराबाई ने मराठा सिंहासन पे कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने उस कब्जे को वापस लेने के लिए बालाजी पेशवा की हेल्प ली। तो उनका नाम इसीलिए बहुत फेमस है, शाहू अकेले कब्जा नहीं कर पाते। बालाजी विश्वनाथ नामक के एक मराठा प्रमुख थे, छोटे छोटे ग्रुप के प्रमुख थे, जिसे बाद में पेशवा पेशवा की उपाधि दी, मैंने ऊपर बताया। उनकी हेल्प से साहू जी ने गद्दी वापस ली। तो आगे फिर वही है कि पेशवा किसे कहा था? पेशवा भी मंत्री ही होते थे, लेकिन बहुत मजबूत मंत्री हो गए थे। तो बाद में क्या हुआ, छत्रपति शाहू जी कम उम्र पे ही बैठे थे गद्दी पे पेशवाओं की हेल्प से, तो मेनली पेशवा ही संभालने लग गए मराठा साम्राज्य को। तो जब पेशवा संभालने लग गए, तो जो दूसरे पेशवा थे उनका नाम ये था बाजीराव पेशवा प्रथम। ठीक है, बाजीराव पेशवा
प्रथम 1721 से 1740 के बीच थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ धीरे धीरे पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि संस्थापक कौन थे और शासक कौन बन गए, जो कि मंत्री होते थे। और धीमे धीमे ये उत्तर भारत में पूरी महाराष्ट्र से लेके पूरा उत्तर भारत तक इनका विस्तार हो गया, और हाँ, अब उसके बाद ये पेशवा बाजीराव तो मैंने प्रथम बता ही दिया आपको, यहाँ पे नहीं है बताने का, कुछ सिग्निफिकेंट आने दो। तो जैसे जो मैंने कहा कि दूसरे जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव प्रथम, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था। उनके बेटे थे नाना साहेब, घर में उनको नाना साहेब कहते थे। उन्होंने क्या, उनका नाम कैसे आप याद कर सकते हैं, बालाजी उन्होंने दादा के नाम से लिया और बाजीराव अपने पिता के नाम से लिया और उनका नाम बन गया बालाजी बाजीराव। ये जो बालाजी बाजीराव थे, जिनको नाना साहब कहते थे घर में, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए 1761 में। तो वो इतने दुखी हुए कि इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पुत्र थे माधवराव। माधवराव बने पेशवा, जैसे बनते थे पिता की पुत्र के बाद, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र। पर नाना साहब, मैं उनको नाना साहब को ना ये घरेलू नाम से ज़्यादा जानती हूँ। तो नाना साहब के जो बेटे थे वो बने पेशवा, पर उनका छोटा भाई रघुनाथ राव, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई इस बात से, वो खुद बनना चाह रहा था पेशवा। तो यहाँ से जड़ पड़ जाती है एंग्लो मराठा वॉर की, आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच युद्ध। यहाँ से पानीपत की तीसरी लड़ाई से, हार से, जब तीसरी लड़ाई हुई उसमें हार गए मराठा, वहाँ से ही। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि तीसरे जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनके बेटे जब गद्दी पे बैठे माधवराव, तो उसके चाचा यानी कि बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव खुश नहीं थे, क्योंकि वे खुद ही पेशवा बनना चाहते थे। ये नाम रघुनाथ राव याद कर लो। ये जैसे विभीषण नहीं थे रावण के भाई, ठीक आप उसी तरीके से मान लो कि जब ये खुश नहीं थे, खुद पेशवा बनना चाहते थे, तो ये अपना खानदान छोड़ के अंग्रेज़ों से जाके मिल गए थे और अंग्रेज़ों से मिलके अपने ही लोगों के खिलाफ इनने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इनका भी भला नहीं हुआ, बाद में इनकी भी अंग्रेज़ों से लड़ाई ही हुई, अपना भी इन्होंने कुल बर्बाद कर लिया। तो आप इसको आगे देखो। तो माधवराव की मृत्यु के पश्चात मेन यही है, रघुनाथ राव ईश्वर की भावना और खुद को पेशवा बनाने की चाह अंदर रखता था। तो माधवराव के बेटे थे नारायण राव, जब वो गद्दी बैठे तो उनकी हत्या करा दी। लेकिन जनता इनको मानती ही नहीं थी, रघुनाथ राव को योग्य पेशवा मानती ही नहीं थी। तो इसमें यहाँ इतना कुछ खास नहीं है। ये देखो रघुनाथ राव पे ही रहते हैं, मैंने कहा था रघुनाथ राव नाम याद कर लो। रघुनाथ राव जब ज़्यादा परेशान हो गया कि नहीं मैंने पेशवा बनना ही है, तो वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया कि भाई हमें कैसे भी पेशवा बनाओ। और ये बात इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि फिर 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, और आखिरकार इन 3 युद्धों के बाद ख़त्म ही हो गया मराठा युद्ध, मराठा वंश। तो आप ये समझो कि परिवार के ही एक व्यक्ति ने, रघुनाथ राव ने, जलन में अंधे होके दुश्मनों से मदद मांगी और फिर उस वजह से दुश्मनों के और अपने खानदान के बीच युद्ध हुए और फिर वो अपना खानदान ख़त्म ही हो गया। आप ऐसे जनरल भाषा में समझो। तो कौन कौन से 3 मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हुए, मैं चाहती हूँ कि आप ये तीनों काफ़ी ध्यान से देखो कब हुए। और जब युद्ध होता है, ये आप जिसको इतिहास की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, अगर युद्ध होता है, जब युद्ध की समाप्ति होती है, कोई ना कोई एक जीतता है। जीतने के बाद जो हारने वाला है उसको जीतने वाले की बात माननी पड़ती है, और इसे कहते हैं संधि। और संधि होकर युद्ध खत्म हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि तीनों युद्ध कब कब हुए और उन युद्धों के बाद संधियाँ कौन कौन सी हुई।
ये सब जरूरी है। तो 3 युद्ध में प्रथम युद्ध, इन युद्धों के नाम क्या थे? आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। तब जब ये प्रथम युद्ध हुआ और ये ख़त्म हुआ तो इसके ख़त्म होने पे 3 संधियाँ हुई। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। इन संधियों का अपना इतिहास है, पर उतना ज़रूरत नहीं है जाने की डिटेल में। अभी फ़िलहाल आप इनकी नाम और इनकी ईयर याद कर लो। फिर दूसरा हुआ युद्ध 1803 में, इसके लगभग 20 साल बाद, सालबाई की संधि के 20 साल बाद। इसमें 1803 से 1805 के बीच चला और बसीन की संधि हुई। फिर उसके बाद 12 साल बाद फिर हुआ तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। और ये 1818 मैंने बिल्कुल ही वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि 1818 में ही मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य ख़त्म ही हो गया था। कुछ नहीं बचा था, 1-2 लोग बचे थे, लेकिन वो नाम मात्र के अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे और नाम मात्र के पेशवा रह गए थे, नाम मात्र के मराठा रह गए थे। ख़त्म ही हो गई थी इनकी पावर पूरी 1818 में। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और मराठा साम्राज्य बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गया। तो उसके बाद जब ये शक्तिहीन हो गया था तो ये टूट गए थे, इसमें फूट पड़ गई थी मराठा साम्राज्य में, और 4 वंश हो गए थे: भोंसले वंश, गायकवाड़ वंश, होलकर वंश, सिंधिया वंश। ये जो नाम है ये आप आज भी सुनते होंगे। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं अभी मिनिस्टर, तो ये आपने कई जगह सुना होगा। तो ये चारों पेशवाओं के ही जब वंश के टुकड़े हुए तो इन चारों में डिवाइड हो गए। तो आज मैंने इतना ही बनाया है, इतना ही बनाया मैंने आज। कहाँ पे? तो इतना काफ़ी है, क्योंकि डिटेल पढ़ना चाहो तो कई दिन लगेंगे, पर जितना ब्रीफ में मैंने कराना चाहा उतना मैंने करा दिया। आप इतना पढ़िए, इतना भी याद करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि छत्रपति राजा भी हैं मराठा के और उनके साथ साथ पेशवा भी चल रहे हैं। और पेशवाओं में शुरू के 3 जो पेशवा हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 के बाद तो फिर वो जो रघुनाथ राव है उसने चैन नहीं लेने दिया पेशवाओं को, उसने मराठा साम्राज्य की पतन की कहानी लिख दी। तो वही 2-3 हैं मेन, उनको याद रखना। आंग्ल मराठा युद्ध याद रखना, और कौन कौन सी संधियाँ हुई ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ, कब उनको छत्रपति की उपाधि मिली, ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। आगे फिर दूसरा वीडियो में कुछ नया टॉपिक, हाँ नया टॉपिक ये है कि अब जैसे ये मराठा साम्राज्य तक हो गया और आप देख रहे हैं कि मराठा साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य से शुरुआती दौर में इनका युद्ध था, फिर अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ जब आ ही गए हैं, है ना, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि हम लोग 1857 के आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले अंग्रेज़ कैसे आए, कैसे उन्होंने धीमे 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 भारत में अपने पैर जमाए, और 1757 में पहली बार उनको सत्ता मिली थी, 1757 प्लासी के युद्ध में। तो उसके बाद फिर कैसे और धीमे धीमे पूरे भारत को उनने कब्जा कर लिया, फिर कैसे हमारे देशवानों ने आंदोलन किए, स्वतंत्रता संग्राम किया, फिर कैसे आज़ादी मिली। तो इतना इतिहास अभी बचता है। मतलब कितना बचता है? अंग्रेज़ कैसे आए, कैसे उन्होंने भारत पे कब्जा किया, और कैसे भारत ने उनसे आज़ादी पाई। तो इतना बचता है, इतना कराएंगे अगली क्लास में। और जैसे ही ये क्लास हो जाती है अंग्रेज़ों वाला इतिहास, ठीक है, फिर हम लोग ज्योग्राफी को बीच में छोड़ दिए, उसको भी पिक करेंगे। उसके अलावा कुछ और कॉमन चीज़ें लेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महाद्वीप, ऊंचे पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें, खेल कूद, ये सारी चीज़ें लेंगे आगे। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों वाला इतिहास एक दिन एक क्लास में या 2 क्लास में ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। तब तक जितना भी करा दिया है उसको आप करो। आपको लग रहा होगा कम टॉपिक हुए, बट आप याद करने बैठोगे, लर्न करने बैठोगे तो काफ़ी हो गया है लर्न करने के हिसाब से। ठीक, थैंक यू।